आज दरअसल आपके जाने पहचाने मुखर्जी जिन्होंने कई मरतबा यहाँ तारीख़ इस्लाम और शरीयत की महफिलों को गरमाया है, उनका खिताब था डॉक्टर सैयद अली वर्शफ जायसी, और उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के फ़रोग़ में मुसलमानों का हिस्सा के उन्वान से खिताब करना चाहा था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कुछ तबीयत नासाज होने से उन्होंने आज इस तरह की सुबह में कि वो नहीं आ सकेंगे। और उस तंग वक्त में हमने आज के मुखर्रिर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ फ़कीर साहब को सहमत। यह खुशकिस्मती की बात है कि उन्वान जो है कुछ टेक्निकल किस्म का है, साइंटिफिक रिसर्च, और अब्दुल लतीफ़ साहब उससे मुताल्लिक़ है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर उन्होंने इससे पहले भी कुछ महफिल को मुखातिब किया है। अलबत्ता गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आज जो है उनका मरीन इंजीनियरिंग से नेवी से ताल्लुक़ रहा है, और वो जो है आपको ज़ाहिर है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बहुत कुछ मालूमात है उनकी, और वो पूरी तरीके से इस उन्वान से इंसाफ करने के काबिल है। आज 25 नवंबर 2017 मुताबिक 5 रबीउल अव्वल 1439 हिजरी बरोज़ हफ्ता ये महफिल बाद नमाज असर जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हो रही है, और ये तारीख़ इस्लाम की 803वीं नशिस्त है। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि हमारे एलामियों पर और यहाँ बोर्ड्स पर हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट की तफसील इसमें है, अगर आप कभी भी ये जेब में रखें या खस जाए तो लगा दें लिख के। इस वेबसाइट पे अगर टीवी देखें आप तो आपको यहाँ के जो भी कार्रवाइयाँ हैं, यहाँ के जो कुछ भी लेक्चर्स हैं उससे वाक़िफ़ियत होगी, क्योंकि पुराने शहर से ट्रैफिक का भी मसला है, औकात का भी मसला है, और कई लोग पुराने शहर से इधर आते हैं, वो अपने घरों में इसको राइज कर सकते हैं, और आप इसको राइज करें तो ये इसका बदल भी होगा कि बच्चे जो है ज़्यादातर क्रिकेट में और दीगर प्रोग्राम्स में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप इनको इसकी भी इसके समाज देखने के लिए उनका आमादा करें तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठे। मेरे ख्याल में आप उसकी तरफ तवज्जो दें कि हमारे वेबसाइट यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, इस वेबसाइट से वाकिफ कराएँ, बल्कि ऐसी कोशिश करें कि एक घर में अगर ये देखा जा रहा है तो आजू बाजू इसमें तो पाबंदी और की नहीं होती। वेबसाइट पे आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब चाहे देख सकते हैं, क्योंकि लोड कर दिया जाता है कि अभी इस वक्त नहीं देख रहे हैं, अगर घंटे 2 घंटे के बाद से ये लोड हो जाएगा तो फिर आप जब चाहे देख सकते हैं, कल देख सकते हैं, परसों देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो भी करें आप तो एक तबलीग में हिस्सा लेने के बराबर हो। मुझे ये भी कहना है कि हमारे पीर का जो प्रोग्राम है इसी मुकाम पर वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम के उन्वान से आपके जाने पहचाने मुखर्रिर मुफ्ती सैयद इल्हाज हाशमी नदवी साहब मुखातिब कर रहे हैं,
जो शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 694 निशिस्त है। और उसके बाद ये भी आपके जाने पहचाने मुखर्रिर हैं प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन। उन्होंने 29 नवंबर को मुखातिब करना कबूल किया है। 9 रबीउल अव्वल है, 4 शबे का दिन है। इकबाल का जहान इस्तराब और उम्मा, ये प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन भी बहुत इकबाल के एक स्कॉलर हैं। महफिल इकबाल फिनांसी की 919वीं निशिस्त है। तो आप 4 शबे की निशिस्त पे भी जरूर तशरीफ लाएँ इसी वक्त इसी मुकाम पर। पार्लियामेंट से मैं आज के मुखर्रिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहर नशीन पर तशरीफ लाएँ और हमें मुखातिब करने की जरूरत। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिन्होंने एक मौका दिया मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बताने के लिए आज। वो क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस सब्जेक्ट पे कई सालों से काम भी कर रहा हूँ। इज़्ज़ानी साहब का और मस्जिद के सारे कमेटी मेंबर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया कि ये लोगों तक बात पहुँचे कि मुसलमानों का क्या है। साइंटिफिक रिसर्च में मुसलमानों का जो हमारा हिस्सा है वो कितना है और कैसा है। मैं 3 चीज़ों पे कवर करूँगा इसमें इस सब्जेक्ट में। मेरे पास में 40 मिनट है। मैं 10 मिनट जो है मुसलमानों का हिस्सा क्या था, एक पीरियड वाइज बताऊंगा मुसलमानों का साइंस में हिस्सा क्या था। दूसरा, ये खत्म क्यों हुआ, हिस्सा कवर करूंगा। और तीसरे हिस्से में मैं कवर करूंगा फिर से हम ये रोड मैप, अगर ये हम कहते रहे कि हमने ये किया तो वो मुझे कोई फायदेमंद नहीं होगा। जिससे ये एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद साहब अच्छे थे और बड़े वो थे, ये थे, कहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लोग मुझे पहचानेंगे कि भाई आप उनकी औलाद में से हैं, आप उनके वो हैं, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा होने के लिए मुझे खुद ही से काम करना पड़ेगा। और ये एक बड़ा असासा है कि नॉलेज या तालीम या इल्म जो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको हिस्से में नहीं दी जा सकती। जैसे अगर हम कहते हैं हमारे बच्चों को हम वसीयत करते हैं या मेरे वालिद साहब मुझे वसीयत करें, तो वसीयत में मेरे वालिद साहब मेरे लिए घर छोड़ सकते हैं, पैसा छोड़ सकते हैं, जायदाद कुछ अलग है वो छोड़ सकते हैं, गाड़ी बंगला कुछ छोड़ सकते हैं। लेकिन वालिद साहब ये नहीं छोड़ के जा सकते कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे को भी इंजीनियर बनना है, आप पहचाने। अगर मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे कोई और चीज़ बनना है या कलेक्टर बनना है या लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, मुझे अपने से ही मेहनत करनी है। ये विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि वालिद साहब बोले कि जाते वक्त उनके दिल में ये लिख दे के जाएंगे कि मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर था या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर था, इसीलिए आप मेरे बच्चों को भी डॉक्टर बनो। नहीं होता। तालीम के लिए जिसकी मेहनत उसको करना है। अच्छा, तालीम की खूबसूरती ये है कि ये अमीर और गरीब का कुछ फर्क नहीं है इसमें। जैसा अगर वसीयत में है तो भाई अमीर के पास दौलत है तो वो दौलत क्या करेगा, अपने बच्चे को देके जाएगा, ज्यादा अपने बच्चे को देके जाएगा। गरीब का आदमी, गरीब कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं देगा। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है, चाहे वो अमीर के पास हो गरीब के पास हो, सबको अपने से ही हासिल करना। चाहे वो गरीब का बच्चा भी पढ़ के कलेक्टर बन सकता, बड़ा आदमी बन सकता है, तालीम हासिल करके बहुत बड़े ओहदे पे जा सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है। उसमें किसी की भी कोई रुकावट नहीं है। तालीम में किसी की भी कोई, उसमें अमीर गरीब का फर्क कुछ नहीं होता है। तालीम अगर आप इल्म हासिल करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पहले मैं साइंटिफिक रिसर्च का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। दुनिया पे वही लोग हुकूमत करते हैं जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन रहता है या हिस्सा रहता है। इसकी तारीखी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन देखेंगे, इस्लाम से पहले का जो प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन देखेंगे, उसमें
हिंदुस्तान का साइंटिफिक रिसर्च में बहुत बड़ा हिस्सा था। आर्यभट्ट, भास्कर, भट्टाचार्य, इस तरीके के साइंसदान पैदा हुए थे। वो लोग साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में इसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करे। तो वो टाइम पे हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया या जो कहा जाता था, साइंटिफिक रिसर्च, नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी थी, जो अभी नहीं है, वो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की तारीख में, नालंदा बिहार में। ये यूनिवर्सिटी में हजारों की तादाद में किताबें मौजूद थी वो दौर। फिर उसके बाद में इसी के पैरेलल एक सिस्टम डेवलप हो रहा था ग्रीक में, जहां पर अरिस्टोटल, प्लूटो, अरस्तु हम जिसको कहते हैं, वो फिलोसॉफिकल साइंस का वहां पर एक दौर चल रहा था। वो लोग का भी दबदबा था वहां। पूरे जहां पर भी हुकूमत थी कि साइंस के लिए वहां पर ये चीज चल रही है, साइंटिफिक रिसर्च का बहुत ज्यादा ग्रीक सिविलाइजेशन में चल रहा है। उसके बाद में एक वक्फा आया जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उसके बाद में कुरान आया। कुरान ने कहा इंसान को तदब्बर करो। तदब्बर का आया तो लोग शुरू करें कि किस तरीके से किया जाए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, कुरान सारी इंसानियत के लिए है, लेकिन अल्लाह ने जब जब अपनी निशानियां दिखाया है तो निशानियां दिखाते वक्त अल्लाह ताला ये उस आयत को इस तरीके से खत्म करता है कि वहां पर अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। कुरान तो सबके लिए है, लेकिन अल्लाह ताला निशानियों के ऊपर क्यों अक्लमंद लोगों को कहा? क्योंकि जो उस पर तदब्बुर करेगा, तफक्कुर करेगा, जो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा, उन्हीं लोगों के लिए कुरान में निशानियां हैं। कुरान तो सबके लिए है, लेकिन अल्लाह की निशानियां किनके लिए है? जो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे, उन लोगों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला की जब भी निशानियां आती हैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसी अल्फाज को आगे बढ़ाते हुए 7th सेंचुरी में मुसलमानों ने साइंटिफिक रिसर्च में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू किया। मुसलमानों ने सबसे पहले ये काम किया कि साइंस में दूसरे जने क्या कर रहे हैं। भाई मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं किसी को बेस लेके करूंगा। कहीं पर भी आप अपना काम शुरू करते हैं तो पहले इसकी बुनियाद क्या है। साइंटिफिक रिसर्च का जो बुनियाद है बेसिकली ये होता है कि पहले के लोग इस पे क्या काम किए और मुझे आगे क्या करना है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, चंद नामों के जरिए मैं थोड़ा बता दूंगा। इसके ऊपर पूरा बात कर सकते हैं, फिर एक साइंसदान पे एक घंटे का हम लेक्चर कर सकते हैं, उसका आजमा नहीं है। लेकिन मेरा स्ट्रेस ये रहेगा, हमारा रोड मैप क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को साइंसदान बनाने और साइंटिफिक रिसर्च में हिस्सा देने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बात की मुसलमानों ने ये किया। तो मुसलमानों ने इस तरीके से जब साइंसी रिसर्च में चालू हुआ, मुसलमानों ने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले जो नाम आता है जाबिर इब्न हय्यान, जिनको दुनिया जीवर के नाम से जानती है, अंग्रेजी नेम, वेस्टर्न नेम उनको जीवर कहा जाता है। तो सिविलाइजेशन में ये इंडिया जब हमारा दबदबा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमारी दुनिया पे हुकूमत थी। उसी तरीके से हमारा डिक्लाइन, 16वीं सदी में हमारा डिक्लाइनेशन ऑफ साइंस हुआ, तो ये साइंस ट्रांसफर हुआ यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन होके यूरोप का दबदबा रहा। आज आपको मालूम है सारी दुनिया पे जो दबदबा है वो अमेरिका का। किस लिए? क्योंकि सारी इनोवेशन, इन्वेंशन और रिसर्च जो है वो वहीं से होती है, अमेरिका में। तो हमको ये चीज मालूम कर लेना है, जो कौमें साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशंस में अपना हिस्सा रखती है, वो कौमें हुकूमत करती हैं। चाहे ग्रीक सिविलाइजेशन ले लीजिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन ले लीजिए, उसके बाद में यूरोपियन सिविलाइजेशन ले लीजिए, उसके बाद में अब 21वीं सदी में आप अमेरिका का सिविलाइजेशन ले लीजिए, जो हमारे पे हुकूमत, क्योंकि हर चीज जो है वहां से इनोवेशन, इन्वेंशन, ब्रेन ड्रेन भी होता है। ब्रेन ड्रेन
जो रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं या जो अच्छे पढ़ने वाले रहते हैं वो उसी तरफ जाते हैं जहां पर उनको मौके फराहम किए जाते हैं। तो हमारे जो अरब कंट्रीज है वहां पर मौके बहुत कम मिलते हैं साइंटिफिक रिसर्च और उसके तरफ वो करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा डिक्लाइनेशन ऑफ साइंस में मैं ये सब्जेक्ट को बाद में टच करूंगा कि फर्क क्या हुआ, क्यों डिक्लाइनेशन ऑफ साइंस हुआ और उसका असर क्या हुआ। पहले हम तारीख इस्लाम में मुसलमानों का साइंस में रोल क्या था उसको जान लेंगे। जाबिर इब्न हय्याम एक पहला नाम है जो मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन में केमिस्ट्री, अल्कीमिया, किताबुल अल्कीमिया, एल्केमी में हम लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। आज आपको मालूम है डिस्टिलेशन के 4000 इस्तेमाल है। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस जाबिर इब्न हय्याम ने इजाद किया उसको हम 4000 तरीकों से यूज करते हैं। उसमें एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह निकलता है, इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही निकलता है। डेवलप कब हुआ? 8वीं सदी में। इस्तेमाल कब कर रहे हैं हम? 21वीं सदी में। गुलाब का रस ये डिस्टिलेशन प्रोसेस का हिस्सा है। आज केरोसिन वगैरह डिस्टिलेशन प्रोसेस का, ईथर जो लेते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस करने वाले जाबिर इब्न हय्याम की किताबुल अल्कीमिया। एल्केमी जो वर्ड आया है वो अरबिक वर्ड है। किसी भी वर्ड के सामने अल लगा हुआ है तो वो अरबी की देन है, मुसलमानों की देन है। इसी में मेरे को दूसरा नाम जो याद आता है वो मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी का नाम याद आता है। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी का जो कंट्रीब्यूशन है उनका वेस्टर्न नेम है एल्गोरिथम। आप किसी भी 6वीं, 7वीं, 9वीं जमात के बच्चे को जाके पूछेंगे एल्गोरिथम को जानते क्या, बोले तो जी बोलता। आप अलजेब्रा को जानते क्या, बोले तो जी बोलता, क्योंकि अलजेब्रा बेसिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स हमारे टेक्स्ट बुकों में भी अलजेब्रा है। लेकिन ये वो मुसलमानों को नहीं मालूम है या मुसलमान नस्ल को नहीं मालूम है या मुसलमान बच्चों को नहीं मालूम है कि अलजेब्रा मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी की ही देन है। किताबुल मुकाबला फिल हिसाब अल जब्र से इन्होंने एक अलजबरा पे किताब लिखी, किताबुल मुकाबला फिल हिसाब अल जब्र। इससे जो वर्ड हुआ है वो अलजबरा बना है। आज अगर हम अलजबरा नहीं देते या 1 2 3 जो न्यूमेरिकल्स हम यूज करते हैं ये अरब की देन है। हिंदुस्तान में इसका इजाद हुआ, उसके बाद में हमने इसका इस्तेमाल करना चालू किया। इससे पहले जो यूज करते थे वो रोमन नंबर्स में कैलकुलेशन, आप घड़ी में देखते होंगे x लिखा हुआ रहता, 1 2 3 लिखा हुआ रहता। अगर मुझे बड़े से बड़ा कैलकुलेशन करना है, अगर मैं रोमन नंबर में कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तकलीफ होता है, आसान नहीं होता है। और 1 2 3 में अगर आप बड़ा भी लिख के देंगे, कैलकुलेशन करना है बहुत आसानी से, वक्त भी कम लगता है। तो ये देन जो है आज जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हो रहे हैं, एल्गोरिथम, कंप्यूटर्स में बोलते हैं हम 0 1 यूज करते हैं, बाइनरी कोड। एल्गोरिथम बेसिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। अगर एल्गोरिथम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं। मैं एक एस्ट्रोनॉमर भी हूँ तो मैं एक मैथमेटिशियन भी हूँ, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ तो मैं एक इंजीनियर भी हूँ। लेकिन आज की तारीख का हाल ये है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग की ABCD नहीं मालूम। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी हूँ तो मुझे मेडिसिन का 0 भी नहीं मालूम रहता है। मेडिकल साइंस किसी को कहते हैं। ये तालीम का निजाम कैसे आया, किस लिए आया और क्या इसने किया, मैं वो भी बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा होगा हमारी नस्लों को हम क्या दे रहे हैं। इसमें ये इब्न सीना का कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने कई चीजों में कंट्रीब्यूट किया, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। लेकिन सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन में। मेडिसिन में इनका सबसे बड़ा हिस्सा जो रहा, इन्होंने किताब लिखी कानून फी तिब। अंग्रेजी में वो किताब का नाम है कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। ये 500 साल तक मेडिकल कॉलेज में वाहिद पढ़ाई भी गई किताब है। 500 साल तक इस किताब को मेडिकल साइंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि यूरोपियन और इटली की यूनिवर्सिटी में 15वीं 16वीं सदी में जब यूरोप
बुरुज पे आना शुरू हुआ, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह आना चालू किया, वो टाइम पे उनके बेसिक टेक्स्ट बुक में कानून फी तिब जो है वो उनकी मेडिकल साइंस की टेक्स्ट बुक थी। आज तक मेडिकल साइंस के लिए कई हजार लोग, कई लाख लोग ऑथर्स अपनी अपनी किताबें लिखी है, कई ऑथर्स की किताबें पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंस में, लेकिन वो सदी से लेके आज तक की सदी में दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो 500 साल तक पढ़ाई कि किसी किताब को 5 साल में, 10 साल में, अब तो किताब की लाइफ बहुत कम हो गई, किसी ऑथर की किताब 5 साल में आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आती है, तो उससे उसकी किताबें आउटडेटेड हो जाती हैं। लेकिन वो वाहिद एक किताब है जो 500 साल तक पढ़ाई है, उसका अभी तक कोई ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, कोई और किताब ने उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो क्या वजह थी वो दौर में? वो दौर में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो दौर में इस तरीके का माइक सिस्टम नहीं था, इस तरीके से कैमरा इन्वेंटेड नहीं थे, इस तरीके से स्कूल्स नहीं थे वो दौर में, इंग्लिश मीडियम जो सो कॉल्ड हम स्कूल्स कहते हैं, जो टॉप लेवल के अपने आप को स्कूल कहते हैं, वैसा भी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। क्या निजाम था जिसकी वजह से इब्न सीना ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया? हमको समझना है भाई आखिर क्या है। भाई मेरे बच्चे को मैं स्कूल में जा रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मेरा बच्चा हैदराबाद पब्लिक स्कूल में जा रहा है फिर भी उसकी नॉलेज का लेवल बहुत कम है। क्या रीजन है? अच्छा स्कूल है, बेहतरीन स्कूल है, लेकिन फिर भी मैं उसको इब्न सीना अपराधी नहीं बना सकता। क्या है? किस वजह से नहीं बना सकता? मुझे ये एजुकेशन सिस्टम में क्यों पढ़ाना पड़ा? तो ये है। इस तरीके से और एक नाम मुझे याद आ रहा है, इमाम राजी, अल राजी के नाम से जाते हैं। इमाम राजी जो है मुहद्दिसीन भी थे, हदीसों की रिवायत भी वो करते थे, लेकिन उनका मेडिकल कंट्रीब्यूशन में भी बड़ा रहा। उन्होंने अल-हादी एक किताब लिखी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो हमारे बच्चों को चेचक वगैरह होते हैं, उसके ऊपर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वैक्सीनेशन का जो है सिस्टम निकालने वाले मुसलमान थे। फार्मेसीज बगदाद में 3000, आज आप कोई भी फार्मास्यूटिकल या मेडिकल शॉप डालते हैं तो आपको लाइसेंस होना पड़ता है, ड्रग से लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप ये मेडिकल शॉप डालने के लिए। ये लाइसेंस देने का कानून जिन्होंने बनाया वो मुसलमान। बगदाद में जो मेडिकल शॉप्स चलते थे वो दौर में, वहां पर बगैर लाइसेंस के किसी को भी मेडिकल शॉप चलाने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टरी की प्रैक्टिस के लिए भी वहां पर डिग्रियां दिया जाती थी। जो डिग्री आज हमारे को डॉक्टरी में मिलती है वो डॉक्टरी, वो तो हम हिपोक्रेट का लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टरी की डिग्री दी जाती है वो भी डिग्री का जो सिस्टम निकला था वो मुसलमान के लिए। तो ये अल-राजी ने मेडिकल साइंस में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। इनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में भी रहा और इनका कंट्रीब्यूशन जो है फिजिक्स में भी रहा, लेकिन इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहा मेडिकल साइंस में रहा। तो हम अगर ये अल-राजी लेंगे, अल-राजी पे बात करेंगे तो हम अल-राजी पे बहुत देर की बात कर सकते हैं। फिर और एक नाम मुझे याद आ रहा है, अल-बुर्बी, एक साइंसदान गुजरे जो एस्ट्रोनॉमी यानी कि फल्कियात में उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा रहा। वो 40 साल हिंदुस्तान में आए, संस्कृत जबान को सीखा और यहाँ पर जो टेक्स्ट अवेलेबल था एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में, ये सारों में उन्होंने ये काम किया कि इसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसफर किया, क्योंकि वहां पर। और ये दौर कैसा था, आज हम कहते ना मेरा बच्चा मुसलमान है और मैं जाके यूरोप में या अमेरिका में मेरी मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ या रिसर्च मेरा जो है अमेरिका में चल रहा है। क्यों जाते हैं हमारे बच्चे वहाँ? क्योंकि वहाँ पर रिसर्च के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो सारे आपको सहूलतें मौजूद है जो एक अच्छे रिसर्चर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी में हर दुनिया का पढ़ने वाला अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर
या अच्छा केमिस्ट बगदाद और इस जगह पे आता था, इसलिए आता था, उसको वहां पर ये सारी सहूलतें मिलती थी। तो 400 साल तक साइंटिफिक लैंग्वेज अरबिक थी। आज हम हमारे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब तक लैंग्वेज जिंदा नहीं रहती, जब तक उसके साथ में रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। अगर मैं पढ़ा और उससे मुझे रोजी नहीं मिली तो वो लैंग्वेज खत्म हो जाती है। जैसा संस्कृत का हाल हुआ, अब हमारे पास में उर्दू का हाल हो रहा है, तो कि भाई बच्चा उर्दू पढ़ के क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। वो इंग्लिश रहा तो इंग्लिश मीडियम रहा, मजबूरन हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। अब कुछ शौकीन है जो उर्दू एज ए लैंग्वेज, जैसा मैंने किया, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन उर्दू एज ए लैंग्वेज भी नहीं लेते हैं। तो ये लैंग्वेज डाई इस वास्ते हो जाती है क्योंकि उसके साथ में रोजी रोटी आपकी जुड़ी हुई नहीं है। उसी तरीके से वो 400 साल में साइंटिफिक लैंग्वेज अरबिक थी और सबसे ज्यादा हाईली पेड वो दौर में किसी को सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता था तो वो ट्रांसलेटर को दिया जाता। किसी किताब का कोई तर्जुमा करते तो वो किताब को एक जगह रखा जाता, जो हमारा बैलेंस होता है ना, जिसमें हम डेली मेजर करते हैं या बोलते हैं, तराजू में, एक तराजू में किताब रखी जाती, दूसरे तराजू में सोना रखा जाता। जितना तराजू का किताब का वजन रहता उतने सोने से वो ट्रांसलेटर को नवाजा जाता था। तो हाईली पेड जॉब जो था वो ट्रांसलेटर को दिया जाता था। तो ट्रांसलेटर्स वो ग्रीक में है, संस्कृत में है या कोई और जबान में जो साइंटिफिक रिसर्च के किताबें थे उसको ट्रांसलेट करते थे, उसका तर्जुमा करते थे। और वो तर्जुमा करने के बाद में यूनिवर्सिटीज में एक तराजू में जो है किताब रखी जाती, दूसरी तराजू में सोना रख के उतना दिया जाता। इस तरीके से और भी कई नाम हैं। अल-ज़रावी है जिन्होंने मेडिकल साइंस में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आज हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे 100 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इजाद की जो मेडिकल साइंस में यूज हो रहे हैं। इसमें से 20 या 22 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आज भी एग्जिस्टिंग है, यहाँ नहीं कि उसके बेटर फॉर्म में हम मेडिकल साइंस में यूज कर रहे हैं। स्कल्प है, जैसा हम किसी ऑपरेशन करने के लिए प्लेट लगा के काटते हैं, वो इजाद जो है अल-ज़रावी की देन है। इन्होंने ऐसे 100 आलेम बताए मेडिकल साइंस में। इनकी किताब थी अल-तसरीफ, 30 चैप्टर 30 जिल्दों में थी। 30वां जिल्द जो था वो ये सब्जेक्ट पे कवर कर रहा था, सर्जरी। तो इन्होंने उसमें पूरे ड्राइंग्स वगैरह बताए। इसी तरीके से अल-बदनी है, इब्ने अल-बैतर है, अब्बास इब्ने फिरनास है, ऐसे कई नाम हैं। क्योंकि वक्त की तंगी है, अब्बास इब्ने फिरनास। हम अपने बच्चों को राइट ब्रदर्स कौन है? जिन्होंने 18वीं सदी में प्लेन का इजाद किया, ठीक है। तो हम 800 साल में अब्बास इब्ने फिरनास एक पहले शख्स थे जिन्होंने कर्दोबा की एक मस्जिद से छलांग लगाई थी कि भाई परिंदा उड़ता कैसा है और उसके निज़ाम को समझने के लिए। तो फ्लाइंग क्या, इन्होंने 1800 साल में जो काम कर रहे थे 1000 साल पहले हम 800 में करके छोड़ दिए। ये डेटा नेट पे अवेलेबल है, किसी फुर्सत है तो बैठ के अलग-अलग कर सकते हैं। हम इसके बड़े एग्जीबिशंस करते हैं, इसके जो है दुनिया में जो है लेक्चर्स। इब्ने अल-हैकम है, इब्ने अल-हैकम का बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में रहा। आज हम जो कैमरा इजाद कर रहे हैं वो इब्ने अल-हैकम की देन है। अच्छा, इसमें रिकॉग्नाइजेशन कौन करते हैं? वेस्टर्नर्स ही करते हैं। यूनेस्को ने 2015 में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े इजारात में इजारात कौन सी सबसे बड़ी रही, जिसको ये 1000 साल में बहुत बड़ा फर्क लाया। तो एक बड़ी कमेटी ने बैठ के 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट बोल के बनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी से ही सारे इजारात हैं। चाहे कैमरा है, सर्जरी हो रही मेडिकल साइंस में है, कार के सामने रोशनी नहीं है तो नहीं है, अगर तेल निकालना है तो लाइट नहीं है तो नहीं होता। तो सब दुनिया में ये निकला, मेडिसिन निकला, हर चीज पे गौर व फिक्र और बहुत बड़ी डिबेट हुई। तो सब लोगों ने बोला भाई ये सब की देन लाइट है, अगर लाइट नहीं होती ये सब चीजें नहीं होती, रोशनी।
रोशनी का भाई अब रोशनी किसने दिया, कैसे दिया, तो वो लोग उसकी कड़ी को जोड़ते हुए जब पहुंचे तो उनको पता चला कि एक साइंसदान था जिसका नाम था इब्न अल-हैथम। इन्होंने लाइट का सबसे पहले इजाद किया, गैलीलियो न्यूटन से पहले इनका बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन था। तो उसी के नाम के ऊपर 2015 में 85 कंट्रियों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट बोल के मनाया यूनेस्को में। इसका इनॉग्रेशन लंदन में करे थे और जो है इसका एंडिंग जो है मैक्सिको में करे थे। हिंदुस्तान से 2 आदमी को सेलेक्ट करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम टू एंड द क्लोजिंग सेरेमनी। तो किन्होंने वेस्टर्नर में मुसलमानों के ऊपर में बहुत बड़ा इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट बनाया। तो इस तरीके से ऐसे कई साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन किया। फिर क्या हुआ, अब डिक्लाइन पे आते हैं क्योंकि मुझे 2 टॉपिक और भी कवर करना है। तो डिक्लाइनेशन ऑफ साइंस। डिक्लाइन ये हुआ कि 16वीं सदी में हमने साइंस को छोड़ा और हम ये गैर फिक्र में लगे कि ये कैसा है, वो कैसा है, कैसा होगा, क्या होगा। तो हमने साइंस को छोड़ा। जब से छोड़े तो आज तक हम वो साइंस को छोड़े हुए हैं। मुसलमानों ने वो साइंस के ऊपर आज हमारे पास में मुसलमानों की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से चैलेंज करे और उनके बराबर में टक्कर दे। बल्कि जो बड़े यूनिवर्सिटीज है, मैनचेस्टर है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्यों है, हमको समझना है। इसीलिए है यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेंशंस और इनोवेशंस होते हैं। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसी के ऊपर होती है। इन्वेंशंस, इनोवेशंस और वर्ल्ड का बड़ा बजट आपके पास में इसके लिए, रिसर्च के लिए आ रहा है क्या, उसी के ऊपर। हाँ, अलबत्ता हमने ये किया, मुसलमान कंट्रीज, सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज, मैं इस्लामिक कंट्रीज नहीं लेना चाह रहा हूँ, सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज ने ये किया, तेरी गाड़ी से मेरी गाड़ी बड़ी है, तेरे घर से मेरा घर बड़ा है, तेरे पास एक बीवी है तो मेरे पास 4 है। ये काम में हम आगे रहे, लेकिन हमने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम नहीं की पूरी तारीख में जो ये यूनिवर्सिटियों को टक्कर। हमारे पास पैसा नहीं था बल्कि नहीं था, हम चाहे तो नहीं कर सकते थे बल्कि नहीं था। हम चाहते तो फिर से एक बगदाद के वैसी यूनिवर्सिटी बनाते और सारी दुनिया के मुसलमानों के रिसर्च, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमानों को लाके वहां जमा करते, नहीं करते। वहां पर मुसलमान जो रिसर्च साइंसदान दुनिया में काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा हमारे पास में अभी एक नाम मैं देता हूँ, डॉक्टर रहमान कमाल, इंडियन स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के, उनके पास में 50 पेटेंट है, 80 PhD सभी निकले हैं उनके पास। बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है। ऐसे कई डॉक्टर्स और वो है बड़े साइंसदान हैं जो डायरेक्टर्स ऑफ रिसर्च सेंटर के, CCMB, बड़े-बड़े न्यूट्रिशन के बड़े-बड़े अहदों पे रहे हैं। तो हम लोग ने उनको प्लेटफॉर्म अगर दिया होता तो हम फिर से वो चीज को रिवाइव कर सकते थे, जिन्होंने हमने मुस्लिम कंट्री में ये काम नहीं किया। हमने बिल्डिंगें बनाई, हमने घर बनाए, हमने कारें खरीदी, हमने दावतें करी, हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज बनाई, लेकिन तालीम पे हमने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो फिर हम फिर से कहां से आएंगे, कहां से हमारा रिवाइव होगा? और सिर्फ हम दुआओं में ये कहते हैं कि मुसलमानों को गलबा अता कर, उसके ऊपर ये कर, कहां से करें भाई? आप में लेने की भी ताकत होगा ना। अगर मैं फौजी बना देंगे, मेरे पास में फौज लड़ने की ताकत नहीं है, तो मेरा फौजी बनने का फायदा क्या है? दुआ से फौजी बनूंगा भाई, तो जाके दुश्मन से थोड़ी लड़ सकूंगा। उसके लिए दुआ के साथ में मेरा अमल भी होना है ना? अगर मेरे अमल में नहीं है तो बाहर वाला फौजी जो है ट्रेन रहेगा, उन्हें तो मेरे मार के चले जाएगा। दुआओं के साथ में हमको वो भी करना है, मेहनत भी करना है। तो मेहनत क्या करना है हमको? ये बच्चों को सही करना। अच्छा, फिर क्या होता है? जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, अभी
कुछ लोग हैं जिन्हें जानता हूँ, उसमें से मेरा एक छोटा भाई भी है, सगा भाई है, जो यहाँ से मुहम्मद इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, वहाँ से जाके अमेरिका से एमएस किया, फिर वहाँ पर प्रोफेशनल जो है ट्रांसपोर्टेशन में डिजाइनिंग में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से प्रोफेशनल इंजीनियर भी है और वहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका ट्रैफिक डिजाइनिंग में उसका स्पेशलाइजेशन है, तो वो अमेरिका में कंट्रीब्यूट है। सऊदी अरब क्यों नहीं जाते भाई, या अपने मुस्लिम कंट्री में जाके क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते? वो लोगों का ये कहना है हमारे वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। अगर मेरा पेटेंट मेरे कंट्री में अमेरिका में मैं पेटेंट करता हूँ तो मेरा पेटेंट है। सऊदी अरब में अगर मैं पेटेंट करे तो आप बोलता है मेरा ही बोलता, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। फिर रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से नहीं है? वो भी नहीं है, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर आप 15 साल 20 साल रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद में कंट्रीब्यूट भी करें तो फिर आप सेकंड क्लास सिटीजन है, वापस आने का जो चल रहा है, इन्होंने दुनिया का कंट्रीब्यूट किया है, वापस आने का जो सिलसिला चल रहा है वो आपको वापस भी जाते हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा? वो तो कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा। तो इसीलिए जो ब्रेन ड्रेन हुआ हमारे पास से जो अच्छे जहन थे उन्होंने अमेरिका यूरोप में जाके, ऐसा नहीं है कि मुसलमान में आज भी साइंसदान नहीं है, बहुत बड़े बड़े साइंसदान, लेकिन वो किस कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो यूरोप या अमेरिकन कंट्री में कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो मिडिल ईस्ट या मुस्लिम कंट्रीज में कंट्रीब्यूट नहीं करते। चौथा ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी जहां पर जाके हम कंट्रीब्यूट, मेरे ख्याल से और भी मैं देखता हूं तो और 30-40 साल तक तो ऐसा अरब वर्ल्ड में नहीं दिख रहा है कि जिसका जहन जा रहा है कि कोई जाके ऐसी एक यूनिवर्सिटी फिर से बगदाद को रिवाइव करके कंट्रीब्यूट करे या वो करे। तो अब हम आने वाले नस्लों में से साइंसदान कैसे बनाएं? सबसे पहले किसी भी साइंसदान को स्कूल जाना जरूरी नहीं है। स्कूल की क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ो स्कूल तालीम का एक हिस्सा है। आपकी पूरी जो इल्म की कैप्सूलेट है, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाकर क्या करता है, तो भी आप गोली का अगर कोई उठाएंगे, कोई कैप्सूल उठा के देखेंगे, उसमें 3% ये, 2% ये, 0.5 mg ये सब 4-5 चीजें मिला के एक गोली बनती है, कैप्सूल हो या टैबलेट हो, पूरी चीजें मिला के। तो इंसान की तरबियत का एक हिस्सा जो है वो तालीम है। वो तालीम का निजाम कायम करने, तालीम को देने के लिए हमारे स्कूल भी जाना है। तो हम हमारे बच्चे की पूरी कैप्शन में से उसका एक हिस्सा जो है वो तालीम, स्कूल जा रहा है तो तालीम का हिस्सा वो मुकम्मल कर रहा है, बाकी से हमको ही करना है सारी चीजें। तो ये एजुकेशन सिस्टम आया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को, वेस्टर्नर्स को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कॉलर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो ऐसे लोग चाहिए था जो उनके लिए कुछ भी ना कह के काम करते जाए, उसी के लिए उन्होंने तालीमी निजाम बनाया, फिर हमको एजुकेशन दिया। एजुकेशन देने के बाद में वो एजुकेशन सिस्टम जो हम फॉलो करते वो फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम जो ब्रिटिश हमको एजुकेशन सिस्टम देके गए हैं, हम उस एजुकेशन सिस्टम पे सारा आंखों पे लगा के फॉलो करते हैं और दूसरे एजुकेशन सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं। तो वहां पर एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी, और सबसे पहला जो आपको साइंसदान बनना है या अपने बच्चों में डेवलप करना है तो ऑब्जर्वेशन स्किल। ये क्यों है? अगर आप सवाल का स्टार्ट कर देंगे तो साइंसदान खुद ब खुद है, उसको बड़ी जरूरत है। साइंसदान सोचता क्या है, ये कुर्सी पे बैठने से मुझे ज्यादा फायदा होगा या किसी और कुर्सी पे लाकर मेरे कमर में कम दर्द होगा, और उसको गौर फिक्र करके उस पर रिसर्च करता है तो वो साइंसदान है मेरी नजर में। वो चाहे छोटा बच्चा हो या पीएचडी करने वाला स्कॉलर हो या कोई और हो। यहाँ पर जो लाइट लगाई गई है इससे मेरे आंखों पे असर होता है या इसके ऊपर मेरे आंखों पे असर नहीं होता, ये सारी चीजें खाने से लेके आप हर चीज पे अपने बच्चों को गौर फिक्र में लगा सकते हैं। तो हर बच्चा साइंसदान भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे हर बच्चे में से साइंसदान पैदा हो, मुश्किल काम है। जो बच्चे में ये सलाहियतें मौजूद हैं हम उनको पॉलिश करें। जैसा क्या होता है, अगर आप हीरे तराशने वाले को पूछे और मिल जाके बोले भाई ये सारे पत्थर है इसको हीरा बना दो, तो सबसे पहले क्या करता हूँ,
पत्थर को पहले परख लेता, भाई किसमें सिफात है हीरा बनने की, मैं किस पत्थर को तराशूंगा तो वो हीरा बनेगा। तो जब बच्चों का लॉट आएगा तो जिस बच्चों को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश ऑलरेडी चल रही है। 2011 से हम लोग एक साइंटिफिक लैब चलाते हैं, एक 40 सीटर स्कूल बसेस को साइंस लैब में कन्वर्ट किए और स्कूल जाके हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हवा है तो क्यों है, ऑक्सीजन देखे क्या नहीं देखे, कार्बन डाइऑक्साइड देखे क्या नहीं देखे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते नहीं देखे तो आप भाई किताब में बोली, टीचर बोली इसलिए कर नहीं, उसको देखा जा सकता है, ऑक्सीजन को भी देखा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा जा सकता है। तो ये हम निजाम चला रहे हैं। 2011 से हमारी एक साइंटिफिक लैब चलती है जो स्कूलों में जाके काम करती है। ये लैब गवर्नमेंट स्कूलों को एडॉप्ट करके, क्योंकि इसकी जो फंडिंग आती है मुझे वो टेक महिंद्रा फाउंडेशन यानी कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत इसको फंड करती है। उसके तहत हम लोग जो है ये बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च में मोटिवेट करते हैं। इसी सिलसिले में और एक कड़ी हमने जोड़ी, जो बच्चे में ये है तो अब क्या होता है, मैं अगर ये बयान दे दूं कि भाई साइंटिफिक रिसर्च में जो है मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है, आप लोगों में से ये बोले हाँ भाई आप जो सिफात बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल, सवाल करने का, ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है, हम वो बच्चे को बोलते पागल है, हम इतनी बात कर रहे हैं तो ये ऐसा क्यों है वो है, उसमें ही साइंसदान बनने की सलाहियत है। जो सवाल करता है वो बच्चा साइंसदान बनेगा। और हमारी टीचर क्या करती साहब, बैठ जाओ सवाल नहीं करना, पागल बनेगा सवाल तो नहीं करता, जो पागल बनेगा सवाल कर रहा है वही साइंसदान है। उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज कि भाई ये ऐसा ही क्यों है, मैं अगर इसको ऐसा करता तो हो सकता था क्या, अगर इस तरीके से निकाल के उस तरीके से करता था तो फिर हमने एक छोटी कोशिश की कि भाई आप तो बोल दे रहे साइंसदान बनना चाहिए, क्या होगा। तो हम लोग ने नारायणपुर पे जहाँ पर तामीर मिलत है उसी के बारे में साइंस एकेडमी बोल के एस्टैब्लिश की, क्योंकि आपको मालूम है अगर मेरे बच्चे में क्रिकेट खेलने की सिफात है, उन्हें संडे चोरी से जाके भी प्लेग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल के आता नहीं आता, आप उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वक्त निकालता जाता करता खेले गया। अब हमारी मुसलमान कौम में जिम का बड़ा आदत पड़ गई सब, कुछ हीरोज को देख के जिम गली जिम खुला हुआ है, किस लिए अपना बॉडी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है बॉडी बिल्डर की भी जरूरत है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी जहां पर साइंसदानों के लिए, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ये आके बच्चे साइंसदान बने। तो हम आइडेंटिफाई करके लाके टैलेंट को वहां पर नर्चर करते हैं। तो हम हीरा तराशने का काम करते हैं, स्कूलों में जाके हम पत्थरों को तराश चुनते हैं, उन पत्थरों में से जिस बच्चे में ये सिफात है वो बच्चे को लाके फिर यहाँ पर पॉलिशिंग का काम होता है, कट कलर क्लियरिटी, ताकि वो हीरे बने, वो साइंसदान बने और साइंटिफिक रिसर्च में आने वाली नस्लों में कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसे कुछ बच्चे आपके पास मौजूद हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में और ऐसे सवाल आते हैं, तो हम वेलकम करते हैं आपको। वहाँ पर जो है हम इस बच्चों को फ्री जो है ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर कई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आते हैं, हमारे पास में 12 है, हमारे पास में ऑकरिज इंटरनेशनल से लेके चिराग से लेके कई स्कूल के बच्चे साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने के लिए आते हैं। आज इसमें दो चीज है, इसमें मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर अगर हम मुसलमानों को महदूद कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो निकालना करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि हमारा ये आलम है, हमारी पढ़े सो इंजीनियरिंग, हमारी पढ़े सो BEd की डिग्री भी हमको, हम जब जॉब को जाते हैं या हम कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, पहले ये सोचते हैं कि हमारा रिकमेंडेशन कौन है, मैं किसको जाके बोले तो मेरी नौकरी लगती है। मैं कभी भी ये बेसिस पे रह जाता हूँ कि मेरी सलाहियत है, मेरी काबिलियत है और मैं ये काबिलियत पे जॉब को हासिल करूँगा। मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं कितने डुबे मार के डिग्री हासिल करा, मेरी नॉलेज सब्जेक्ट पे कितनी है, वो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत कम है, क्योंकि मैं हजारों लोगों को इंटरव्यू भी करता हूँ। तो मेरी देखता हूँ अगर मैं मुसलमान को जॉब भी देना चाहूँ तो कई जगहों पे जॉब नहीं दे पाया। इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि वो बच्चा सलाहियत ही नहीं रखता था जो जॉब के लिए मैं उसको चूज कर रहा था।
उसकी नॉलेज डिग्री तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। भाई आप डिग्री क्या कर रहे हैं? साहब 4 डिप्लोम में मार देता था कॉलेज। अरे फिर सब्जेक्ट आप चीटिंग को दे देते, चिट्ठियां मार देता। अरे कैसा बेटा, क्या करेंगे? नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज आपको जो भी 2 लफ्ज पढ़ो, 4 लफ्ज पढ़ो, 10 लफ्ज पढ़ो, तो सलाहियत आप उसमें जो पढ़े उसको याद रखें और वो चीज को प्रोड्यूस करें। डिग्री होना नहीं होना, आज का दौर ऐसा आ गया। एक दौर था, मेरे वालिद साहब का दौर था, मेरा दौर था, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री हासिल करो, नौकरी मिल जाती, गारंटीड। आपके पास में डिग्री है तो नौकरी मिल जाती, क्योंकि आपके पास में डिग्री है। आज के दौर में अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, डिग्री दे लेके आओ, तब भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। नौकरी की कोई गारंटी है ही नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि सलाहियत नहीं। सलाहियत क्या क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं जो पढ़ा उसको प्रेजेंट करना है। मैं ऐसे तक देखा हूँ आने वाले बच्चों में कि इंटरव्यू को आ रहे हैं टी-शर्ट, जीन्स पैंट और हेडफोन कान में लगा हुआ है। क्या इंटरव्यू चल रहा था? साहब आ गया, बायोडेटा आप पूछ लेके जाएंगे बोल के आया, जबता नहीं जबता तो फिर बाद में आप। हम अगर इस नस्ल में से हुकूमतें करने का सोच रहे हैं या आने वाली नस्लों में से इन बच्चों को लेके अगर हम दुनिया पे हुकूमतें करने का सोच रहे हैं तो शायद ही हम गलतफहमी में हैं कि हमारी हुकूमतें आएंगी। हमको संजीदगी से काम करना होगा ना, हमारी नस्लों को संजीदा होना पड़ेगा। हमको बहुत 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 कंपटीशन है हमारी दुनिया में और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों का सबसे बड़ा ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। मेरे पास में मेरे को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मैं मुसलमान हूँ बोल के हटाया जाता है। होगा कई जगह पे, होगा नहीं होगा बोल के, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे है तो डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपका टैलेंट ही आपके लिए आपका सर्टिफिकेट रहता है। और उसी पे मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस IIM बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में मेरा जो अवार्ड्स थे 750 ऐसे बढ़ के अच्छे लोगों को हरा के मैंने 2013 में मेरा अवार्ड लिया था, जो टॉप लेवल के थे प्रोजेक्ट्स। IIM में आपको मालूम होगा किस लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो वहां पर मुझे मुसलमान या कोई और कौम का होने की वजह से अवार्ड नहीं मिला। मुझे अवार्ड मिला वो प्रोजेक्ट की वजह से मुझे अवार्ड, क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसी वजह से मुझे अवार्ड दिया गया। मुझे ये नहीं देखा गया कि करने वाला मुसलमान है या हिंदू है, कोई और कौम का है। तो हमारी नस्लों को इसके लिए तैयार करना होगा और हमको भी बहुत बहुत मेहनत करनी होगी ताकि आने वाली नस्लों में से भी हम फिर से साइंसदान पैदा करें। और साइंसदान जब तक पैदा नहीं करेंगे दुनिया पे हुकूमत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सारे सिविलाइजेशन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है। आज अमेरिका हमारे पे हुकूमत इसलिए करता है क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो आगे, इन्वेंशन इनोवेशन सबकी बेहतर है। तो हमको इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको संजीदगी से सोचना है और चंद बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा साइंसदान बनेगा। कुछ बच्चे हमको स्पोर्ट्स में भी चाहिए, कुछ बच्चे हमको जर्नलिज्म में भी चाहिए, कुछ बच्चे हमको लॉयर बनने में भी चाहिए, कुछ बच्चे हर प्रोफेशन में। लेकिन वो टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए हमको भी टॉप होना पड़ेगा। क्या मुझे टॉप पोजीशन दुआओं से मिलेगा? नहीं, दुआओं के साथ, मेरे माँ बाप की दुआओं के साथ मुझे भी मेहनत करनी होगी, मुझे भी वो सलाहियत पैदा करनी होगी कि लोग मुझे बुला के वो कुर्सी दें कि भाई आप में ये सलाहियत है, आप इस कुर्सी के हकदार हैं और आप ये कुर्सी पे बैठ सकते हैं। तो इस चंद बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम जो कहा सुना और उस पर अमल करें और ये चीज भी करें कि इसमें भी संजीदा हो कि हम साइंसदान हमारे बच्चे हो और ये होने की वजह से हम फिर से वो वक्त पैदा करें जो 8वीं सदी से लेके हम
12वीं और 13वीं 14वीं सदी तक हम लोग पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। जज़ाकल्लाह खैर।